हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम फर्स्ट चैप्टर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें काफ़ी टॉपिक हमने कर लिया है और कुछ टॉपिक अभी बचे हुए हैं, और बचे हुए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जिसमें आपको पहले हेडिंग दिखी रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और एक गॉस थ्योरम की। तो हम इसको कंटिन्यू करने से पहले एक बार अपने दिमाग पे थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर डालो कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ चुके हो उनका यूज अब होगा। क्लियर, खासकर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख चुके हो, और उसकी वजह से टॉर्क निकालना देख लिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट हमने देख लिया है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक और भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज का अपना टॉपिक लेते हैं, और वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी समझ में आएगा जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या भाई। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ एक मेजरमेंट है। ठीक है, इतना सी बात समझो कि वो जस्ट एक मेजरमेंट है। कैसा मेजरमेंट भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बताता है कि आप एक कोई क्लोज लूप लो। लूप का मतलब कोई भी एक बाउंडेड सरफेस हमें लेना है। ठीक है, जो चारों तरफ से क्लोज हो, कोई मतलब नहीं वो सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, सिलेंड्रिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो उस क्लोज सरफेस से क्या करना है कि हमें उस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास कराना है। ठीक है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फ्लक्स होगा। क्लियर, और जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी उतना ही कम फ्लक्स होगा। इसके हिसाब से अगर आप पुराने वीडियो पर ध्यान दो तो एक चीज़ हमने कही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है। जहाँ पर फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। ऐसे ही अगर जो क्लोज लूप हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पास होंगी तो वहां पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। आपका फॉर्मूला दिख ही रहा है, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A। अभी देखते हैं A का मीनिंग क्या है। A E डॉट dA। ठीक है, A का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? एरिया से है। सरफेस इंटीग्रेशन मीन्स हो गया एरिया से। ठीक है, नीचे लिखा हुआ भी है इंटीग्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू क्या है? सरफेस इंटीग्रल ओवर एंटायर सरफेस। वो क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, फिर फाई E इज अ पॉजिटिव फॉर लाइन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग आउटवर्ड। भाई सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारे पास तो वो कहाँ से किसी ना किसी चार्ज से बनती है। अब वो या तो वो चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, और तो कोई होता नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। फ्लक्स कैसा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर वो नेगेटिव होगी, कौन चार्ज अगर नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी होगी? इनवर्ड होगी। ठीक है, और ए अगर आप नहीं लगाना चाहते हो क्योंकि हमने सरफेस क्लोज लिया है तो क्लोज सरफेस हो गया वो। तो क्लोज सरफेस के लिए कुछ नहीं करना होता, उस इंटीग्रेशन के बीच में सेंटर में सर्कल बना दो। बाकी फॉर्मूला वही है, सिंबल वही है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एक क्लोज लूप से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने को कहोगे। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा। तो इसके में एक दो चीजें याद रखनी है, एक है यूनिट और दूसरी है डायमेंशन। तो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, पर कूलम या वोल्ट मीटर। ठीक है, या फिर वोल्ट मीटर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। कैसे नहीं आया? चलो यार देखो फिर भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? फॉर्मूला याद करो, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में ध्यान से सुनना, 1/4πε0, एक क्यू तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैंने एक और क्यू से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो क्यू और क्यू नॉट मैंने से मल्टीप्लाई करा दिया और उसी क्यू नॉट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर हम किसी चीज से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिवाइड भी कराना बनता है, वो करा दिया। तो अब अगर देखो तो फॉर्मूला क्या बना, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, एक ब्रैकेट में इंटू 1/क्यू नॉट, ये बना। तो ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है और ये क्यू नॉट है ही। तो फोर्स अपॉन क्यू नॉट, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं, अब है एरिया के लिए क्या यूज होता है, मीटर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर पर कूलम, क्लियर यहां तक, ठीक है। अब वोल्ट मीटर कैसे आया भाई, सेम प्रोसेस फिर यूज करो। अब हमें क्या करना है, वही जो पहले काम किया था, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फोर्स के टर्म में लिखा था, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पोटेंशियल के टर्म में लिखना है बस। तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको जरा ब्रेक करो, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, एक ब्रैकेट में, इंटू 1/r स्क्वायर, ये दूसरे ब्रैकेट में, क्लियर है। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट वाला है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये अच्छा आपने पढ़ा नहीं होगा शायद अभी, बट ध्यान रखो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारा सेकंड चैप्टर में, बट अभी यूनिट थी तो लिख लेते हैं। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह पोटेंशियल का यूनिट होती है वोल्ट, और अपॉन में एक आर बचता है, उसकी यूनिट हो गई मीटर, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट हो गई वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब बचता है एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो एक जो m अपॉन में था उससे ऊपर वाला m तो कट जाएगा ना, तो इस वजह से वो कट करके सिंपल m बच गया, क्लियर यहां तक। अब होप सो अब डाउट नहीं होना चाहिए। फिर डायमेंशन वो है m L3 T-3 A-1, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। एक है गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/4πε0 टाइम्स दैट द चार्ज Q इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है ना, उसी का एक समझ लो मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, वो मॉडिफाइड फॉर्म है। ये जो जो गॉस लॉ ने कहा, उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, उसके अंदर हमें एक चार्ज रखना है, उसके अंदर एक चार्ज रखना है हमें। तो जब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। रिलेशन समझ में आ रहा है ना, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या तो ऐसे समझो क्या चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्ट, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या हो सकता है, तो फ्लक्स तो होगा ही होगा, ठीक है। अब ये तो चलो आपने एक पॉइंट चार्ज था तब के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है, सिंगल चार्ज अगर प्लेस्ड है। लेकिन भाई अगर यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तब क्या करोगे, तब के लिए तो फॉर्मूला बड़ा मुश्किल कर देगा ये जो ऊपर हमने पढ़ा है वहाँ, ठीक है। तो इसलिए गॉस ने उसको मॉडिफाई किया और उसने ये कहा कि ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस जो चार्ज है वो इंटू 1/ε0 टाइम्स होगा, ठीक है। और ε0 आपको पता ही है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मैंने बताया था, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा गॉस लॉ। गॉस लॉ जो होता है ये हर एक कंडीशन के लिए एग्जिस्ट करेगा, कोई मतलब नहीं है वो बॉडी कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, कैसी है, प्रॉपर शेप में है या इरेगुलर शेप में, कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला वैलिड रहेगा, ठीक है। ऐसे समझो कैसे वैलिड रहेगा। अब एक बात बताओ, जैसे देखा होगा ना वो गिफ्ट देते हैं कि एक बड़ा सा बॉक्स, उसके अंदर एक और बॉक्स, उसके अंदर एक और बॉक्स, उसके अंदर एक और बॉक्स, ठीक है। यही वाली कंडीशन जरा इमेजिन करो।
और जो सबसे अंदर वाला बॉक्स होगा ना, उसके अंदर आपने एक चार्ज पुट कर दिया Q, ठीक है। अब जब Q पुट कर दिया तो उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आएंगी, क्लियर। उस चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आएंगी, और जितनी अंदर वाले चार्ज से बॉक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही होंगी, उतना ही दूसरे वाले से भी बाहर आएंगी, उतना ही तीसरे वाले से भी आएंगी, उतना ही चौथे वाले से भी आएंगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि चार्ज वही है। तो हर एक बॉक्स से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो उतनी ही रहेंगी। तो भाई जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी रहने वाली है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अंदर सबसे छोटा बॉक्स था, ऊपर सबसे बड़ा बॉक्स था, लेकिन शेप से कोई फर्क नहीं पड़ा उसके फ्लक्स पे। यही बताया गॉस ने। समझ में आ गई होगी बात। तो आप इसको जरा पढ़ना एक बार अपने आप, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं, ठीक है। इस बार भी पूछी गई थी, तो हम इसको अगले वीडियो में करते हैं। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।